तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए विनीता विजय जी के लिए। इस अगले सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं चाहूंगा मैत्री आप इस सेशन के पहले सवाल से शुरुआत करें। तो विनीता विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिहार की राजनीति में आपकी जो परिवार की बड़ी जो है राजनीतिक परिवार से आप आती हैं, तो कैसे आना हुआ आपका, राजनीति में कैसे आना हुआ, क्या ड्राइविंग फोर्स क्या था? बहुत धन्यवाद मैत्रेयी जी आपका और TV9 का, जिसने मुझे यह मौका दिया है यहाँ पर आने का, और आपके सौजन्य से बहुत लोगों से दोबारा मिलने का मौका मिला है। राजनीतिक परिवार तो मैं नहीं मानूंगी, हमारा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। मेरे परिवार के दो व्यक्ति वो राजनीति में थे, बस इतना ही राजनीति से सरोकार है। आप कैसे आई? मैं कैसे आई, यह बात 1992 में शुरू होती है। उस समय कांग्रेस बिहार में थी और अच्छी खासी स्थिति में थी, और मैं उस समय यहाँ पर एक ज़िला के डेलीगेट की हैसियत से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। उसके पहले कांग्रेस की सदस्य थी, फिर ज़िला की डेलीगेट बनी, और फिर धीरे धीरे जैसे शुरुआत होती है कार्यकर्ता की हैसियत से, उस तरह से मैंने डेलीगेट यहाँ मैं करीब 10 साल रही, फिर मैं ज़िला में अध्यक्ष बनी और फिर प्रदेश में गई। विनीता जी बताइएगा कि कांग्रेस से जनसुराज में आना, ये फैसला क्यों लिया? आखिर वो क्या वजह रही कि कांग्रेस से लगा कि अब मोह भंग हो रहा है, अब जनसुराज में वो आपको मौका दिखा, उम्मीद दिखी आने वाली राजनीतिक भविष्य की? कांग्रेस को मैंने छोड़ा था 2013 में। ये वो समय है जब कांग्रेस का अपने कार्यकर्ताओं से बिल्कुल संवादहीनता का दौर था। उसके शीर्ष नेतृत्व को कुछ भी यह पता नहीं था कि बिहार में क्या हो रहा है, क्या करना है, किन के साथ गठबंधन रखना है, किन के साथ गठबंधन नहीं रखना है। पूरा समय गठबंधन के साथ चलता था और चुनाव आता था तो फिर गठबंधन टूट जाता था। एक बिल्कुल दिशाहीन राजनीति कांग्रेस की बिहार में थी, और 2013 में मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा था। जनसुराज का तो उस समय कोई लेकिन अगर विचारधारा की बात की जाए, आपने कहा संवादहीनता थी, लेकिन एक विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस है, अपनी विचारधारा उसकी है। अब जनसुराज एक अलग राह पर चलती हुई पार्टी है, तो क्या विचारधारा की लिहाज से भी कोई एक तरीके से कहा जाए तो मतभेद या वो रहा आपका कि जिस वजह से आप अलग हुई? देखिए, कांग्रेस का एक बहुत लंबा इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा है, पर गौर करने की बात है कि यह इतिहास रहा है। बिहार में कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी थी और कांग्रेस राजद की पिछलग्गू पार्टी बन चुकी थी। कभी उसे 4 सीटें मिलती थी, कभी 10 सीटें मिलती थी। तो ऐसी पार्टी में कोई कार्यकर्ता या प्रदेश में कोई पदाधिकारी उसका बिहार के विकास के बारे में या बिहार में उस पार्टी किस रफ्तार पे और किस दिशा में जाए, बिहार में जो कांग्रेस में जो लोग थे उस समय उनका कोई महत्व नहीं था। तो जैसा मैंने कहा, उनका प्रासंगिक होना और एक संवेदनहीन होना और संवादहीनता होना, यह सब चीज़ें थी। ऐसे मेरे जैसे कई लोग थे कांग्रेस में जो अलग थलग पड़े, पार्टी को छोड़ा। लेकिन हाँ, एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है, आज भी है, और आज भी वह राजद के पिछलग्गू दलों में से एक है। तो आप कांग्रेस के बाद बीजेपी, LJPR और जी हाँ, उसके जी बाद हाँ, जनसुराज में आई। जी हाँ, मैं तो इतने बदलाव के पीछे की रणनीति क्या थी आपकी? उस समय जनसुराज नहीं था, और जब जनसुराज बिहार में आया, जब प्रशांत किशोर आए और हम लोगों ने उनके मेहनत को देखा है कि किस तरह कोई व्यक्ति अपना हड्डी गलाकर अपना एक प्रयास कर सकता है और दूसरों को प्रेरित कर सकता है, तो हम सबको लगता है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये लगा कि यह प्रयास सच्चा है। यह प्रयास, तो चिराग पासवान का प्रयास आपको नहीं अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं।
ऐसा नहीं है। देखिए, मैं यह नहीं मानती हूँ कि जिनके साथ आप रहे न रहे उनका व्यक्तिगत बुराई करना ज़रूरी है, यह मैं नहीं मानती हूँ। और आप जितना भी प्रवोक करेंगी, मैं उसमें नहीं पड़ने वाली हूँ। लेकिन मैम एक चीज़ तो है ना कि एलजेपीआर में जब आप रही तो आपको किसी ना किसी उस एलिमेंट की कमी तो खली होगी कि आखिर ये वजह है कि मुझे इस पार्टी से मूव करना है। एलजेपीआर में मैं एक मीटिंग में गई हूँ, सिर्फ एक मीटिंग में। हाँ जी। और जब देखिए उसके बाद बिहार उस समय जनरल इलेक्शन हुए, भाजपा और एनडीए सत्ता में आई, फिर तो बात बिहार की शुरू हुई ना। बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे, बिहार की बात होनी चाहिए थी। जिस मजबूरी और जिस तकलीफ़ से बिहार के लोग गुज़र रहे थे, उनके बारे में कहीं कोई बात ही नहीं थी। बात ऐसे की जाती है कि बिहार का समझिए कि विकास तो एकदम डबल इंजन की सरकार इत्यादि इत्यादि, अखबारों में आता है, टीवी पे आता है, यूट्यूब में, सारे सोशल मीडिया में वही बात है। पर जब आप ज़रूर गए होंगे, आप सब पत्रकार हैं, जब आप यहाँ की हकीकत को आप जानेंगे तो ये डबल इंजन की सरकार और इनके दावे कितने खोखले हैं, यह यहाँ के रहने वाला हर व्यक्ति जानता है। यहाँ भ्रष्टाचार किस पैमाने पर है, किस हद तक है, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति उसको झेलता है। तो जब एक विकल्प आता है आपके सामने, किसी भी एक अवेयर वोटर के सामने, जो जागरूक वोटर है या इस प्रदेश का, बिहार का एक जागरूक नागरिक है, इसके पहले तो विकल्पहीन राजनीति हो रही थी ना। या तो आप महागठबंधन को वोट देंगे या तो आप एनडीए को वोट देंगे, कहीं कोई विकल्प की बात नहीं थी। जब विकल्प आया और हम मुझे लगा ख़ास तौर से कि इस विकल्प में कोई बात है, अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, तो उसका साथ देना चाहिए। तो इस क्षेत्र में विकास के लिए आपकी प्राथमिकताएं, आपके लक्ष्य क्या हैं? मेरी अपनी कोई प्राथमिकता या लक्ष्य मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आज मैं जन स्वराज की कार्यकर्ता के रूप में ही आपसे बात कर सकती हूँ। उत्तर चुनाव तो लड़ने का प्लान होगा? जी हाँ, जी नहीं, मैं कहीं से उम्मीदवार नहीं हूँ। और जन स्वराज में जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, उस दिन से यह बात प्रशांत जी को पता है, मैं कहीं से भी किसी भी चीज़ के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ। इसलिए मैं बहुत आराम से और राजनीति कर सकती हूँ। मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे यह कहना है, मुझे वह कहना है, मुझसे वोटर नाराज़ ना हो जाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर बिहार के अंदर एक ईमानदार प्रयास हो रहा है, आप सब बिहार से हैं या नहीं हैं मैं नहीं जानती हूँ, अगर आप बिहार के हैं तो आप लोग भी इस प्रयास में अपनी हिस्सेदारी दीजिए। इस क्षेत्र के लिए जन स्वराज की क्या प्राथमिकताएं हैं? इस क्षेत्र के लिए नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम मुजफ्फरपुर ज़िला स्पेसिफिक है या कुछ प्रॉब्लम नॉर्थ बिहार स्पेसिफिक है। पूरा बिहार 4-5 चीज़ों से जूझ रहा है और यह जादू की छड़ी किसी भी पार्टी के पास नहीं है। हम वैसी पार्टी अब नहीं है जो ये कहता है कि आप हमें वोट दें और हम बिल्कुल बिहार को सोने की चिड़िया बना देंगे। नहीं, हमारा ये मानना है कि जो बुनियादी प्रॉब्लम है, जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, यहाँ का जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, यहाँ स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, यहाँ जो रोज़ी रोज़गार, नौकरी, पलायन, यह जो बुनियादी इश्यूज़ हैं बिहार में, जो बिहार के युवा जिससे झेल रहे हैं, पलायन का आप देखेंगे। हम लोग इतना, अभी प्रशांत जी की सभाएं होती हैं, हम लोग मीटिंग में जाते हैं, आप देखेंगी 3/4 जो लोग वहाँ बैठते हैं वह सिर्फ महिलाएं हैं। आप पूछेंगे उनसे कि आपके घर में और कौन है, उनके पति यहाँ नहीं हैं, उनके बेटे यहाँ नहीं हैं, उनके भाई यहाँ नहीं हैं, वह कहाँ हैं? वह बिहार से बाहर हैं। और कोई बहुत बड़ी नौकरी वाले नहीं मैं बात कर रही हूँ, जो अपनी मर्ज़ी से गए हैं, अपनी खुशी से गए हैं, वो अलग बात है। जो मजबूरी में गए हैं, जो 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए गए हैं, वह मजबूर हैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ वैसी नौकरी की
देने की क्षमता भी न बिहार सरकार को है और न यहाँ बिहार में वैसा अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। जी, तो हम मैम मैं इस पर आऊंगा। रोजगार और पलायन जो है, जी हाँ, ये मुद्दा है और इसको प्रशांत किशोर भी लगातार उठा रहे हैं। लेकिन आपने कहा, चुनावी राजनीति को लेकर मैं थोड़ा सवाल कर लूं, आपने कहा कि मैं अभी उम्मीदवार नहीं हूं, आने वाले समय में उम्मीदवार होंगी तो चुनाव लड़ने और न लड़ने को लेकर क्या क्लैरिटी कुछ देंगी? मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ। देखिए, ये मैंने चुनाव लड़ा है जी, और अब मैं जिस मुकाम पे हूँ या उम्र के जिस मुकाम पे हूँ, मैं यह मानती हूँ कि चुनाव लड़ना राजनीति का द एंड ऑल एंड द बी ऑल नहीं है। चुनाव के अलावा भी, चुनाव के बावजूद भी आप राजनीति कर सकते हैं। जी, तो क्या टिकट न मिलने की कंडीशन में भी क्या आप जनसुराज के साथ रहेंगी? क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि मैं इस पर ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि एलजेपीआर में 24 के चुनाव में टिकट मांग रही थी आप, तब टिकट नहीं मिला, वहां वंचित रह गई और उस वजह से पार्टी मैंने कभी टिकट नहीं मांगा। आप मेरा कोई भी स्टेटमेंट कहीं भी कभी भी दिखा दीजिए जहां मैंने कहा हो कि मैं टिकट की प्रत्याशी थी। आज भी कहीं से कोई, मैं तो कह रही हूं कि जिस दिन मैंने प्रशांत जी को यह कहा कि आपके इस प्रयास को मैं चाहती हूं, एक बिहारी होने की हैसियत से मैं चाहती हूं कि आपका प्रयास सफल हो, ना उस दिन उम्मीदवार थी ना आज उम्मीदवार हूं। आप चुनाव लड़ी, हार जीत अलग बात है। जी हाँ, लेकिन आपको क्या सबक मिला, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, हर आदमी का अपना अलग, वही मैं आपका अनुभव जानना चाहती हूँ। तजुर्बा होता है। आप बहुत अच्छे बहुत लोगों से मिलते हैं, समर्थन मिलता है और हार जीत चुनावी राजनीति का एक हिस्सा है। बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। आप किस पॉलिटिकल पार्टी से आई हैं, उस समय उसकी क्या हैसियत है, वहाँ की राजनीति में लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। चुनाव कुछ न कुछ अच्छा सिखा तो 2013 में आपको पता चल गया था कि कांग्रेस अभी वैसे मुकाम पे नहीं है जैसा बीजेपी के लिए मोदी लहर दिख रहा था 2014 में। 2000 मैंने कहा आपसे कि बिहार के अंदर कांग्रेस का भविष्य कुछ खास नहीं है। उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन विजन की अगर बात की जाए जनसुराज की, चूंकि कई लोग कंफ्यूजन में हैं कि भाई ये अलग से एक पार्टी आ रही है, नई पार्टी आ रही है, और इस बार तो कई प्लेयर्स और भी हैं, तो क्या इसका कितना इम्पैक्ट होगा? भाई एक तरफ जातीय आधारित पॉलिटिक्स हैं और अपने अपने समीकरण हैं, चाहे एनडीए की बात कर ली जाए या महागठबंधन की बात कर ली जाए, तो ये जो तिलिस्म है राजनीति का बिहार में, इसको जनसुराज किस तरह से तोड़ पाएगी? जाति बिहार के समाज का ही नहीं, देश के समाज की भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसे हम सब मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो राजनीति को प्रभावित करती हैं। बिहार में लंबे टाइम तक 15 साल, 20 साल, उसके पहले 40 साल पहले कांग्रेस का शासन रहा, आरजेडी का शासन रहा, फिर एनडीए का शासन है। बीच का आप 2-3 साल छोड़ दीजिए तो करीब 20 साल होने को आए। आज अगर आप किसी से पूछेंगे, ख़ास तौर से आप जिस वर्ग से आते हैं, 18 से 35, 18 से 40 का जो बिहारी है वह ऊब चुका है, वह बदलाव चाहता है। ही इज़ यर्निंग फॉर अ चेंज इन बिहार। और यहाँ हुआ क्या है, हमने बहुत लंबे लंबे समय तक अपने नेताओं को, अपने राजनीतिक दलों को मौका दिया है। जब नेताओं के मन से हारने का डर चला जाएगा तब वह कुछ भी अपने लोगों के लिए नहीं करेंगे। यह मानना, यह हमें समझना चाहिए कि विकास के लिए बदलाव ज़रूरी है और यह लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, यह जनसुराज का काम है कि अगर आगे बढ़ना है तो जनसुराज के साथ आगे बढ़ना है और पीछे जैसे बिहार चल रहा था उसी हाल में रहना है। तो जैसे पीछे वाली व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को कायम रखिए। लेकिन बीजेपी वाले तो इसे बता रहे हैं कि भाई जनसुराज जो है आरजेडी की बी टीम है, वो तो कंपटीशन मान ही नहीं रहे हैं। ये बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, शायद अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी मानने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, यह उनका मानना है।
यहाँ पे मेन तो चीज़ आएगा कि जनता क्या चाहती है, उनकी क्या मान्यता है, इसके लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। क्लैरिटी तो प्रशांत किशोर की तरफ से भी नहीं है ना, वो भी मंचों से कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना है, मुझे कोई विधायक नहीं बनना है, मैं इसके लिए रेस में नहीं आया हूं, मुझे सरकार नहीं बनानी है, इस तरह की बातें वो करते हैं। और फिर इसी बात का फायदा उठाकर जो विरोधी हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वो ये बात कहते हैं कि भाई ये तो बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की समझदारी को इतना कम हमें नहीं आंकना चाहिए। जब जनसुराज और ख़ास तौर से प्रशांत किशोर यह कहते हैं कि हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, हम लोगों का हाल वही का वही रह गया। राजनीतिक दल और राजनेता उनका ज़रूर विकास हुआ, उनके परिवार का विकास हुआ, उनके बच्चों का विकास हुआ, लेकिन जो आम बिहारी है आज भी भेड़ बकरी की तरह बिहार से जाने वाले ट्रेनों में बैठकर वह 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाता है। डबल इंजन की सरकार की बात होती है, पिछले 20 सालों से तकरीबन डबल इंजन की सरकार, 10-12 साल से तो लगातार डबल इंजन की सरकार है। तो दिस वाज द टाइम टू डिलीवर। किस बिहारी ने रोका था कि आप हमारा विकास नहीं कीजिए? उस विकास के लिए बिहार के लोगों ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया था। 39 आउट ऑफ 40 MPs वर फ्रॉम बिहार, वर फ्रॉम द BJP NDA अलायंस। दिस टाइम ऑल्सो उनको शायद 32 सांसद हैं, 32 सांसद हैं बिहार से। आप याद कीजिए, गुजरात को के आप पूरे आंकड़े को मिला जोड़ दीजिएगा तो भी भाजपा के सांसद जो गुजरात से आते हैं वो बिहार के सांसदों से कम संख्या है। लेकिन यह दुर्भाग्य है बिहार का कि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खुलता है पंजाब में और उड़ीसा में और गुजरात में और आंध्र प्रदेश में, और हमारे लिए आता है श्रमिकों के चढ़ने के लिए ट्रेन। तो यह यहाँ के जो राजनीति का जो नेतृत्व कर रहे हैं, यह टोटल फेलियर उनका है, यह NDA का फेलियर है, यह RJD का फेलियर है। जब कांग्रेस और RJD शासन में थे, चाहे पटना में चाहे दिल्ली में, जदयू और भाजपा जब शासन में हैं, चाहे पटना में चाहे दिल्ली में, डबल इंजन की बात करते हैं। डबल इंजन सरकार हैज़ नॉट डिलीवर्ड। अब मॉडर्न ज़माना है, सिंगल इंजन है, मजबूत इंजन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सिंगल इंजन कैन ऑल्सो डिलीवर, एंड वी होप दैट जनसुराज will do what is necessary for बिहार। अभी यहीं पे मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि आप लोग आए हैं तेजस्वी को जिताने के लिए, प्रशांत किशोर बिहार आए हैं तेजस्वी को जिताने के लिए। अब माननीय मंत्री जी की मैं क्या बात करूं, उनके बारे में कल भी कुछ वायरल था और उनके बारे में राजस्थान के न्यायालय ने क्या कहा है यह भी आप देख सकती हैं। ऐसे भाजपा के सम्मानित मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वह बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, वो अपने तरफ से कुछ भी कह सकते हैं, पर उनके बारे में राजस्थान के न्यायालय ने क्या कहा है इसे भी देखना चाहिए। यह शायद यह सवाल आपने उनसे नहीं किया होगा, जब आगे दोबारा मिलेंगी तो आप ज़रूर ये सवाल उनसे कीजिएगा। तेजस्वी की पढ़ाई को लेकर लगातार प्रशांत किशोर सवाल उठाते रहे हैं, 9वीं फेल। देखिए प्रशांत जी उसके साथ एक राइडर भी लगाते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो पढ़ता, जिसने एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है वह होशियार समझदार नहीं है। और इसके साथ साथ उनका सिर्फ कहने का यह मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास हर साधन उपलब्ध था, जिसके माँ बाप चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, जो DPS RK पुरम में जो पढ़ाई कर रहा था, अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो इसका मतलब है कि शायद उन्होंने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा। जी। बस इतना तक ही कहने का उनका मतलब है। मैडम, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी राजनीतिक विरासत है, आपके पिता डिफेंस मिनिस्टर रहे थे जहां तक मुझे याद है, और
आप बढ़ैया से आती हैं। जी हाँ। मैका आपका बढ़ैया है। और ललित विजय बाबू जब चुनाव लड़ते थे, मैं छोटा था पर बहुत चर्चा थी, बीपी सिंह के सरकार में वो मंत्री भी बने थे। मैं लखीसराय का भी हूँ, मैं बेगूसराय का भी हूँ। लखीसराय में बहुत चर्चा है कि आप विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ मैदान में उतर रही हैं, क्या सच्चाई है? मैं कहीं से उम्मीदवार नहीं हूँ, और आप तो लखीसराय से हुए, मेरे भाई हुए, तो मैं तो आपको बिल्कुल ईमानदारी से सच्चाई बता रही हूँ, मैं कहीं से भी उम्मीदवार नहीं हूँ। नहीं, उप मुख्यमंत्री कद्दावर नेता हैं, और चूंकि आपकी राजनीतिक विरासत है इसलिए क्या जन स्वराज पार्टी आपको लखीसराय से लड़ाना चाह रही है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ऐसा कोई प्रपोजल आया है नहीं, आपके नहीं, पास? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अगर आएगा तो? मैं देखा जाए ऐसी कोई बात होएगी ही नहीं, क्योंकि जन स्वराज के पास 243 अच्छे मजबूत उम्मीदवार हैं। चलिए, लेकिन मैंने पूछा अगर जन स्वराज आपको लड़ाना चाहेगी, क्योंकि राजनीतिक विरासत है आपका, कोई आपको नई पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पार्टी जन स्वराज, आपके पिता केंद्रीय मंत्री, जहां तक बढ़ैया का सवाल है 2 लोग केंद्रीय मंत्री हुए हैं, जिसमें एक आपके पिता हैं अभी गिरिराज सिंह हैं। जी हाँ। जो मेरी जानकारी। जी हाँ। तो अगर आपको जन स्वराज वहां से उतारती है, ऑफर करती है, तो आप लड़ना चाहेंगी लखीसराय से? देखिए, आपके सवाल में जो स्नेह छुपा है, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन न ऐसा कोई प्रपोज़ल पहले था, न ऐसा कोई प्रपोज़ल अभी है, और भविष्य में क्या होता है उसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आज के दिन अभी तक मैं कहीं से भी उम्मीदवार नहीं हूँ। चलिए, भविष्य में क्या होता है इसकी जानकारी आपको नहीं है, किसी को नहीं होती है, पर मेरा सवाल वहीं आकर के टिक जाता है कि क्या जन स्वराज, प्रशांत किशोर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आपको लड़ाना चाहेगी, तो आप वहां से लड़ेंगी? आप तैयार हैं वहां से लड़ने के लिए? यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। ऐसा अभी कुछ आया ही नहीं है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मैं आज क्या जवाब दे सकती हूँ? देखिए मैडम, साइंस में पहले हाइपोथेसिस होता है तभी कोई चीज प्रूफ होता है, ये भी हकीकत तो है। हाइपोथेसिस नहीं होगा तो प्रूफ कैसे होगा? तो शायद मैंने गलत शब्द का चयन किया, अभी हम उस हाइपोथेसिस तक भी नहीं पहुंचे हैं। एक सवाल और ये है जी जन हाँ। स्वराज को लेकर, देखिए अभी एक और आपके कार्यकर्ता नेता जो हैं इस मंच पर थे, वो बड़ा, चूंकि पूर्व में बीजेपी में रह चुके हैं, अब काफ़ी भावुक हैं, अपनी बात खुलकर बोलते हैं, लेकिन मन से उन्होंने कह दिया कि देखिए मैं राष्ट्रवादी हूँ। वो कह रहे देखिए मैंने टीका लगाया हुआ है, मैं राष्ट्रवादी हूँ, इस तरह की चीज़ें वो कहते नजर आए। क्या जन स्वराज पार्टी की एक औपचारिक इसे लाइन कही जाए कि वो कह रहे हैं कि भाई जो टीका लगाएगा वो राष्ट्रवादी है, या सिर्फ वही राष्ट्रवादी है? राष्ट्रवादी का टीका लगाने से मैं नहीं समझ सकी आपका जी जी, मतलब। वो ये बात यहाँ इस मंच से बैठकर कह रहे थे हाँ। कि भाई देखिए आपने टीका नहीं लगाया लेकिन मैंने टीका लगाया, मैं राष्ट्रवादी हूँ। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह की बात आपके नेता कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की नेता, आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बात इस मंच से बिहार में जाकर करते हैं, तो क्या इसको पार्टी की औपचारिक एक लाइन मानकर चला जाए? बिल्कुल, देखिए, चूंकि मैं यहाँ पर थोड़ी देर से आई हूँ और मैंने उनका वो वक्तव्य सुना नहीं है, लेकिन अपना राष्ट्रवाद साबित करने के लिए जन स्वराज नहीं मानती कि हमें टीका लगाना ज़रूरी है, ना उन दोनों में कोई कनेक्शन है। आपको पूरी आज़ादी है, आप टीका लगाएं, आपकी जो भी धार्मिक, आपका जो भी मानना है आप उसे अपनाएं। इस दोनों का कनेक्शन दोनों में क्या है, चूंकि मैं उनका वक्तव्य मैंने सुना नहीं है तो शायद मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। चलिए ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।